ये कहानी शुभम नाम के एक लड़के की है। शुभम एक सरकारी ठेकेदार था। उसकी एक अपनी छोटी कंपनी थी जो ठेके पर बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग बनाती थी। शुभम की एक पत्नी थी जिसका नाम जीविका था। वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो दोनों शिव शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पास सब कुछ था सिवाय संतान के। शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक उनका जीवन बच्चों की किलकारी के लिए तरस रहा था। एक दिन, कहाँ रह गई जीविका? जल्दी चलो, तुम्हें तैयार होने में पता नहीं कितना समय लगता है। आ रही हूँ, थोड़ा सा सब्र नहीं होता है आपसे। चलिए अब। 5 घंटे से तैयार हो रही हो। अरे मंदिर ही तो जाना है। बातें करते करते दोनों गाड़ी तक पहुँच जाते हैं और गाड़ी में बैठकर शिवजी की मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर दोनों हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद शुभम जीविका से कहता है, हाँ तो जीविका मैडम, क्या मांगा तुमने भगवान जी से? मैं क्यों बताऊं? बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। तुमने यही मांगा होगा कि तुम्हारी सूनी कोख भर जाए। नहीं तो मैंने तो बस भगवान से इतना ही मांगा कि आप हमेशा तरक्की करते रहो। ऐसा कहकर जीविका चुप हो गई। उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनकर शुभम को समझ आ गया था कि वो झूठ बोल रही है। फिर भी उसने जीविका से कुछ नहीं कहा और बात को बदल दिया ताकि इस बात को सोचकर जीविका को और ज्यादा दुख ना हो। फिर कुछ दिनों के बाद एक रात शुभम बहुत खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लेकर आता है। अरे जीविका, जीविका कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे जीविका पूछो मत, आज मैं बहुत खुश हूँ। लो पहले तुम ये गुलाब जामुन खाओ। अरे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? तुम्हें याद है मैंने 6 महीने पहले एक टेंडर भरा था सरकारी हॉस्पिटल बनवाने का? हाँ याद है मुझे। वो सरकारी हॉस्पिटल बनाने का ठेका मुझे मिल गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ जीविका, ये काम बहुत बड़ा है। सोच रहा हूँ इस बार जब पेमेंट आएगी तो मजदूरों को एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात सोची है आपने। बताओ काम कब से शुरू करना है? कल से ही। कल मैं इंजीनियर को लेकर राजनपुर वाले जंगल जाऊंगा। इंजीनियर सर्वे कर लेंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। जंगल? लेकिन जंगल में क्यों? जंगल में हॉस्पिटल क्यों बन रहा है? दरअसल बात ये है कि राजनपुर एक बहुत बड़ा कस्बा है, लेकिन वहाँ के आसपास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। इसलिए जंगल को थोड़ा सा कटवाकर वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको जंगल में काम करना पड़ेगा जी। जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं। हाँ लेकिन तुम चिंता मत करो, काम के दौरान मेरी और मजदूरों की रक्षा के लिए वन विभाग के गार्ड वहाँ हमेशा मौजूद रहेंगे। चलो अब जल्दी से मेरी पैकिंग करवा दो, कल ही मुझे राजनपुर के लिए निकलना है। शुभम बहुत अच्छा लड़का था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ठेका मिलने से वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अगले दिन ही शुभम अपने इंजीनियर के साथ जंगल में पहुंच जाता है। उसके साथ वन विभाग का एक गार्ड सोहनलाल भी था। क्यों सोहनलाल जी, यही है वो जगह? यहीं पर हॉस्पिटल बनाना है क्या? हाँ सर, यही है वो जगह। यहाँ जंगली जानवर होते भी हैं या ऐसे ही घना जंगल है बस? नहीं सर, यहाँ सब कुछ है। हाथी, शेर, भेड़िया, बाघ और क्या? बोलिए। पुरानी कहानी है सर। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर इच्छाधारी नागिन रहती है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। ये बताइए, उस इच्छाधारी नागिन को कभी किसी ने देखा भी है या यूं ही? सुना तो है सर कि अगर जंगली जानवर किसी पर हमला करते हैं तो वो उसे बचा लेती है। अच्छा जी, लेकिन मैंने तो हमेशा सुना है कि इच्छाधारी नागिन को इंसानों से बदला लेना होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाइएगा तो वो आपको नुकसान क्यों पहुंचाएंगी भला? हाँ सोहनलाल जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। इंजीनियर बाबू ने सर्वे कर लिया होगा और फिर कल से पेड़ों को काटने का काम भी तो शुरू करना है ना। उसके बाद सोहनलाल और शुभम वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही मशीनों से पेड़ों के काटने का काम शुरू हो गया। तभी शुभम ने सभी मजदूरों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी। जहाँ जहाँ निशान लगा है उसके बाहर का एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। हॉस्पिटल अपनी जगह है, लेकिन जंगल को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मशीन चलाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना कि मशीन के नीचे कोई छोटा जानवर या कोई घोंसला वगैरह ना आ जाए। चलो अब थोड़ा ब्रेक ले लो, खाना आ गया है। खाने के बाद काम फिर शुरू करेंगे। शुभम के मन में ये बात चुभ रही थी कि उसे हॉस्पिटल बनाने के लिए कई सारे पेड़ काटने पड़ रहे हैं,
लेकिन हॉस्पिटल बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। फिर उसी शाम जब सबका काम खत्म होने वाला था, तभी एक मजदूर शुभम के पास भागा भागा आता है। सर जल्दी चलिए। क्या हुआ? सर वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। जब मैंने उसे काटा तो मुझे उसके नीचे कुछ अंडे दिखाई दिए। पूरे 5 अंडे हैं सर, और बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। मजदूर की बात सुनकर शुभम उस पेड़ की तरफ चल देता है। वो देखता है कि वाकई पेड़ के नीचे एक बिल जैसा बना हुआ है, जहाँ पर चमकदार सोने की तरह दिखने वाले 5 अंडे रखे हुए थे। शुभम तुरंत सोहनलाल को बुलवाता है। उन अंडों को देखकर सोहनलाल पूरी तरह घबरा जाता है और कहता है, सर हो ना हो ये उसी इच्छाधारी नागिन के अंडे हैं, क्योंकि देखने में ये बिल्कुल नागिन के अंडे की तरह ही है, लेकिन क्योंकि ये इतने बड़े और चमक रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि ये उसी इच्छाधारी नागिन के अंडे हैं, और वैसे भी हम उसी नागिन के इलाके में हैं सर। सोहनलाल इससे ज्यादा कुछ कहता तभी पीछे से झाड़ियों के हिलने की आवाज आने लगती है। सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। सोहनलाल वहाँ से सबसे पहले भाग जाता है। उसको भागता देखकर सारे मजदूर भी भागने लगते हैं। शुभम सबको रुकने के लिए कहता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। शुभम वहाँ बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी उसे सामने से 2 जंगली सूअर उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर शुभम भी घबरा जाता है, लेकिन उन जंगली सूअर का ध्यान शुभम की तरफ नहीं बल्कि उन अंडों की तरफ था, जो शुभम से कुछ ही दूरी पर थे। ये तो जंगली सूअर लग रहे हैं। जंगली सूअर तो अंडे नहीं देते। इसका मतलब ये लोग ये अंडे खाने आए हैं। नहीं, ये अंडे किसी के भी हों, लेकिन है तो इसके अंदर किसी का बच्चा ही ना। मुझे इन अंडों की रक्षा करनी होगी। शुभम ने फौरन हाथ में एक अंडा लिया और जंगली सूअर के पास चला गया। शुभम उन दोनों सूअर से भिड़ नहीं पा रहा था। वो दोनों जंगली सूअर शुभम पर भारी पड़ रहे थे। शुभम को लगने लगा कि अंडे से पहले वो सूअर उसे ही मार डालेंगे, लेकिन तभी अचानक से वो जंगली सूअर शुभम से दूर जाने लगे। शुभम के पीछे से किसी सांप की आवाज आने लगी थी। शुभम जैसे ही पलटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पीछे एक विशाल नागिन खड़ी थी। वो नागिन एक इच्छाधारी नागिन थी। उसका आधा शरीर इंसान का और आधा सांप का था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रखी थी। वो फौरन आगे बढ़ी और उसने जंगली सूअर को इतनी जोर से पटका कि दूसरा सूअर ये नजारा देखकर वहाँ से भाग गया और पहले वाला भी लंगड़ाते हुए वहाँ से चला गया। शुभम अब सुरक्षित था, लेकिन अपने सामने इतनी बड़ी इच्छाधारी नागिन को देखकर उसकी हालत खराब थी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तो बस तुम्हारे अंडे बचाना चाहता था। तुम यहाँ क्या कर रहे थे मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो वो सूअर मेरे अंडों तक पहुँच ही जाते। आप बोल रही हो? इसका मतलब आप बोल भी सकती हो। आप चिंता मत करो, आपके अंडों को कोई कुछ नहीं करेगा। मैं अपने सारे लोगों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, तुम अपना काम करते रहो। तुम नहीं बल्कि मैं अपने अंडों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी अब ये जगह मेरे अंडों के लिए सुरक्षित नहीं है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहती हूँ। इसमें से एक अंडा आप ले जाइए, भेंट समझकर। नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं क्या करूँगा इस अंडे का? वैसे मुझे सांप पालने का कोई खास शौक है भी नहीं। मेरी तरफ से ये आपके लिए भेंट है, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, ये कोई साधारण अंडे नहीं हैं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन के जादुई अंडे हैं। इसमें से एक अंडा आप ले जाइए और इसे अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव के चरणों में रख दीजिएगा। फिर आप जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। इतना कहकर नागिन ने अपना एक अंडा उठाकर शुभम की तरफ बढ़ा दिया। नागिन की बात मानने के सिवाय शुभम के पास अब और कोई चारा नहीं था। इसके बाद वो इच्छाधारी नागिन अपने बाकी के अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शुभम ने ठीक वैसा ही किया जैसा इच्छाधारी नागिन ने उसे करने के लिए कहा था। जीविका और शुभम ने उस अंडे को भगवान शिव के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर वही मुराद मांगने लगे जो हर बार मांगते थे, अपने लिए एक संतान। फिर अगले ही पल अचानक से कुछ टूटने की आवाज आती है। शुभम और जीविका अपनी आंखें खोलते हैं। वो अंडा अब पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था और उस पर दरार आ गई थी। देखते ही देखते वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक प्यारे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। जीविका और शुभम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था,
क्योंकि वो लोग अब ना ही बे औलाद थे और ना ही दुखी। अब उनके जीवन से वो एक दुख भी हट गया था जो उन्हें आए दिन परेशान करता रहता था। अब वो दोनों पति पत्नी इच्छाधारी नागिन के जादुई सोने के अंडे के जादू के कारण खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जादुई नेल पॉलिश की नदी। बहुत समय पहले आजमगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक प्रताप नाम के राजा का शासन था। राजा प्रताप की 2 बेटियां थी, अनुष्का और कीर्ति। अनुष्का दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो बिल्कुल दूध की तरह गोरी दिखती थी। कीर्ति दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी। उसके चेहरे पर दांत के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था। काली होने के वजह से अनुष्का हमेशा कीर्ति का मजाक बनाया करती थी। एक दिन जब दोनों बाग में घूम रहे थे, तभी अनुष्का ने कीर्ति से कहा, कीर्ति देख, तेरी तरह काला गुलाब। बहन, तुम कभी तो मेरा मजाक मत बनाया करो। तुम एक मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। क्या मिलता है तुम्हें? बहन, तू तो बुरा मान गई। अब काले को काला ही तो कहेंगे ना। अनुष्का की बातें सुनकर कीर्ति उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। राजा की दोनों बेटियां शादी योग्य हो जाती है। एक दिन राजा उनके कक्ष में आता है और उनसे कहता है, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हारी शादी योग्य उम्र हो गई है। अब मैं तुम दोनों की फौरन शादी करवाना चाहता हूँ। इसलिए अगले हफ्ते मैंने एक स्वयंवर का आयोजन किया है। स्वयंवर में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बलशाली राजकुमार आएंगे। अब तुम जाकर अपने स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर दो। तुम दोनों के पास अधिक समय नहीं है। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। अनुष्का बहुत खुश हो जाती है। कभी खुद को आईने में देखती है तो कभी अपने कपड़े सिलवाने के लिए दासी से कहती है। लेकिन कीर्ति एक कोने में उदास बैठी हुई थी। जब राजा ने कीर्ति को उदास देखा तो उन्होंने कीर्ति से पूछा, क्या हुआ पुत्री, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम अभी विवाह करना नहीं चाहती या तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं पिताजी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं स्वयंवर में नहीं आ सकती। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पिताजी, आपको तो पता है मैं कितनी बदसूरत हूँ। ये चेहरा लेकर अगर मैं स्वयंवर में गई तो सभी राजकुमार मुझ पर हंसेंगे। मेरे साथ साथ आपका भी मजाक बनाया जाएगा। मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा पिताजी। बस यही वजह है कि मैं स्वयंवर में नहीं जाना चाहती। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम बहुत खूबसूरत हो बेटी। तुम मेरी आंखों से देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो। अपने पिता की बातें सुनकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में उदास बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे परिवार में सब इतने खूबसूरत हैं। आपने मेरा ही चेहरा इतना बदसूरत क्यों बनाया? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था? कीर्ति रोते रोते सो जाती है। रात को सोने के बाद कीर्ति के सपने में एक गुलाबी परी आती है। वो कीर्ति से कहती है, कीर्ति, तुम्हें भगवान से इतनी शिकायतें क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा रंग काला है। पर तुम चिंता मत करो, मैं इसका समाधान लेकर आई हूँ। तुम महल के पीछे वाली नदी के पास जाना और हाथ जोड़कर नदी से विनती करना। वो तुम्हारी मदद अवश्य करेगी। इतना कहकर वो परी गायब हो जाती है और कीर्ति की नींद खुल जाती है। अरे, मैंने जो सपना देखा, क्या वो सच है? क्या सच में महल के पीछे वाली नदी मेरी मदद करेगी? मुझे जाकर देखना चाहिए। कीर्ति फटाफट तैयार होकर महल के पीछे वाली नदी के पास जाती है और वहां जाकर नदी से विनती करती है, हे नदी, तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। आने वाले कुछ दिनों में मेरा स्वयंवर होने वाला है। अगर ऐसा काला चेहरा लेकर मैं गई तो सभी राजकुमार मुझसे विवाह करने के बजाय मेरा मजाक उड़ाएंगे और साथ ही मेरे पिताजी का भी। तुम कृपया कर मेरी मदद करो। कीर्ति इतना कह रही थी कि तभी नदी में से आवाज आती है, कीर्ति, मुझे तुम्हारी तकलीफ के बारे में सब पता है और मुझे ये भी पता है
कि तुम्हें अपने काले रंग की वजह से कितने ताने सुनने पड़ते हैं और तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। नदी के इतना कहने के बाद नदी के ऊपर अलग अलग रंग की नेल पॉलिश तैरने लगती है। कीर्ति, तुम्हें इसमें से जो नेल पॉलिश पसंद आए तुम रख लो। तुम नेल पॉलिश जैसे ही अपने नाखून में लगाओगी तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। नदी की ये बात सुनकर कीर्ति बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी नदी से एक नेल पॉलिश ले लेती है। नेल पॉलिश लेकर बहुत उत्साहित होकर कीर्ति महल में जाती है और अपने कक्ष में बैठकर नेल पॉलिश लगाती है। नेल पॉलिश लगाती ही कीर्ति एक अप्सरा से सुंदर लड़की बन जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी निकल रहा था, मानो कोई देवी खड़ी हो। तभी वहाँ पर अनुष्का आ जाती है। वो कीर्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। कीर्ति, क्या ये तुम हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं बहन, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। तुम्हारी आंखें सही देख रही है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मुझे अपनी खूबसूरती का राज नहीं बताओगी? क्या तुम मुझे नहीं बताओगी तुम इतनी खूबसूरत कैसे हुई? अपनी बहन की प्यार भरी बातें सुनकर कीर्ति भावुक हो जाती है और जादुई नदी और सपने वाली सारी बात वो अपनी बहन को बता देती है। अनुष्का मन ही मन सोचती है, तो मुझसे अधिक खूबसूरत कभी नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं आज ही उस नदी के पास जाकर अपने लिए भी एक नेल पॉलिश मांगूंगी, जिसे लगाकर मैं अत्यंत खूबसूरत हो जाऊंगी। अनुष्का कीर्ति को बिना बताए जादुई नेल पॉलिश के पास चली जाती है और हाथ जोड़कर विनती करने लगती है। उसके विनती करने पर नदी से आवाज आती है, कहो अनुष्का, क्या तकलीफ है तुम्हें? जादुई नदी, मुझे नेल पॉलिश चाहिए जिसे लगाकर मैं खूबसूरत हो सकूं। तुम तो पहले से ही इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें और खूबसूरत होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे मैंने सलाह नहीं मांगी, मैंने नेल पॉलिश मांगा है। मुझे फटाफट जादुई नेल पॉलिश दे दो। अनुष्का की बातें सुनकर नदी नेल पॉलिश प्रकट कर देती है। अनुष्का खुशी खुशी एक नेल पॉलिश ले लेती है और वहीं हाथों पर लगा लेती है। लेकिन अनुष्का जैसे ही नेल पॉलिश लगाती है वो खूबसूरत होने की वजह बदसूरत हो जाती है। जब वो पानी में अपनी परछाई देखती है तो घबरा जाती है। जादुई नदी, तुमने मेरे साथ छल क्यों किया? तुमने मुझे खूबसूरत क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है और तुम हमेशा अपनी बहन का मजाक बनाती रही हो। ये तुम्हारी सजा है। अनुष्का नदी के आगे बहुत हाथ जोड़ती है, लेकिन नदी अनुष्का की एक नहीं सुनती। तभी वहाँ पर कीर्ति आ जाती है। बहन, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? अनुष्का रोते हुए कीर्ति को सब बताती है और माफी भी मांगती है। कीर्ति नदी से विनती करती है, हे नदी, मेरी बहन को वापस पहले जैसा कर दो। उसने अपनी गलती स्वीकार ली है और उसे उसका एहसास भी है। ठीक है कीर्ति, अगर तुम कह रही हो तो मैं अनुष्का को पहले जैसा कर दूंगी। इतना कहकर नदी अनुष्का को पहले जैसा कर देती है। अब दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने लगते हैं। जादुई उड़ने वाला बर्गर का घर। बहुत दूर समुद्र किनारे एक छोटा सा जादू नगर नाम का एक गांव बसा हुआ था। गांव के बगल में एक बहुत ही घना जंगल बसा हुआ था। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल बर्गर का घर था। उस घर के अंदर बहुत सारा खजाना मौजूद था, लेकिन जो भी लालची इंसान उस खजाने को हासिल करने जाता वो अंदर ही जलकर भस्म हो जाता था। जादू नगर गाँव में एक भावना नाम की लड़की रहती थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो इस दुनिया में अकेली थी। भावना गाँव में घूम घूम कर लोगों से भीख मांगा करती थी। मुझे बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा।
भावना की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक सुमति नाम की औरत निकलती है और गुस्से में कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? रोज सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ जाती है। चल भाग यहाँ से, नहीं मिलेगा तुझे कोई खाना वाना। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली, समझी? इस तरह सुमति भावना को डांटकर भगा देती है। सारा दिन भीख मांगने के बाद भी भावना को पेट भर खाना नहीं मिलता था। दूसरी तरफ भावना गांव वालों से कुछ काम मांगती तो वो उसे काम भी नहीं देते थे। इस वजह से भावना के पास ना पेट भर खाना होता था और ना ही पैसे। भावना बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपने दिन व्यतीत कर रही थी। एक बार भावना को लगातार 4 दिनों तक गांव वालों ने खाना नहीं दिया। 4 दिन तक कुछ ना खाने की वजह से भावना को बहुत भूख लगी थी। उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हे भगवान, मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ये गांव वाले मुझे ना तो काम देते हैं और ना ही खाना। अब मैं क्या करूं भगवान? तभी भावना को सुमति के घर से बहुत स्वादिष्ट भोजनों की खुशबू आने लगती है। लगता है सुमति माई के घर में कुछ स्वादिष्ट बना है, लेकिन अगर मैंने उनसे खाना मांगा तो वो मुझे कभी नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? भूख से बेचैन होकर भावना दीवार कूदकर सुमति के घर के अंदर प्रवेश कर लेती है। फिर चुपके से सुमति के रसोई में जाकर खाना चुराने लगती है, लेकिन तभी सुमति भावना को खाना चुराते हुए देख लेती है। चोर चोर चोर, देखो हमारे घर में कोई चोर आ गया। सुमति की आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी सी लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है और भावना की पिटाई लाठी से करने लगता है। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत भूखी थी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे घर खाने की चोरी करनी पड़ी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, हम तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारे घर में चोरी की है, आज खाना चुराया है, कल को गहने चुराएगी। इतना कहकर सुमति अपना कुत्ता ले आती है और उससे कहती है, मोती, इस लड़की ने हमारे घर में चोरी की है, इसको काट कर इसका बुरा हाल कर दो ताकि ये दोबारा चोरी करने लायक बचे ही ना। इतना कहकर सुमति अपना कुत्ता भावना के ऊपर छोड़ देती है। वो कुत्ता भावना को बुरी तरह घायल करने लगता है। अरे अरे, मैं तो मर गई रे, कोई बचाओ मुझे इस कुत्ते से, मुझे छोड़ दो प्लीज। किसी तरह जान बचाकर भावना भागने लगती है, लेकिन फिर भी वो कुत्ता भावना का पीछा नहीं छोड़ता। भावना भागते भागते जंगल पहुंच जाती है। तभी उसे जंगल में जादुई बर्गर का घर दिखता है। फिर भावना तुरंत दरवाजा खोलकर बर्गर के घर के अंदर चली जाती है। कुत्ता इधर उधर देखता है। जब उसे भावना नहीं दिखती तो वो वापस लौट जाता है। अंदर जाते ही भावना को ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवरात दिखाई देते हैं। ये देख भावना बहुत खुश होती है। अरे बाप रे, ये घर तो खजाने से भरा हुआ है। तभी उस घर से आवाज आती है, मुझे तुम्हारे बारे में सारी बात पता है भावना। तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से तुम इसी घर में रहोगी। अब ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा और तुम इस घर को हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती हो। ये सुनकर भावना बहुत खुश होती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी के अभी हवा में उड़ाकर मेरे गांव तक ले चलो। भावना के इतना कहते ही वो जादुई बर्गर का घर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में भावना के गांव पहुंच जाता है। फिर अगले दिन भावना उस जादुई बर्गर के घर से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांग लेती है। फिर भावना बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ भावना के पास अचानक इतना सारा पैसा और जादुई बर्गर का घर देखकर पूरे गांव वालों को बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन भावना बहुत ही ज्यादा दयालु लड़की थी। वो हर रोज गांव के गरीब लोगों की मदद किया करती थी, कभी उन्हें पैसे देकर, कभी खाना देकर तो कभी कपड़े देकर। गरीब लोग इन सब चीजों के बदले में भावना को बहुत सारे दुआएं दिया करते थे। इस तरह भावना गांव में सबके फेवरेट हो जाती है।
जब ये बात सुमति को पता चलती है तो वो फौरन बर्गर का घर देखने पहुंच जाती है। भावना को इतना अमीर देख सुमति को बहुत जलन होती है। ये भिखारी भावना अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? अच्छा, ये जरूर जादुई बर्गर के घर के कारण हो रहा है। लेकिन मैं भी शांति से बैठने वाली औरतों में से नहीं हूँ। मैं इस भावना की बच्ची को मारकर ये जादुई बर्गर का घर हथिया लूंगी। उसके बाद आधी रात को सुमति अपने पति के साथ एक चाकू लेकर भावना को मारने जादुई बर्गर के घर के अंदर पहुंच जाती है। बेचारी भावना आराम से बेड पर सो रही थी। यही अच्छा मौका है, चलो इस भावना को जान से मार देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी भावना को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दो लाठी प्रकट हो जाती है। फिर वो लाठी से सुमति और उसके पति की पिटाई करने लगते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई बचाओ मुझे, इस लाठी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे। तभी उस बर्गर के घर से आवाज आती है, तुम दोनों पति पत्नी बहुत बेकार इंसान हो। तुमने बेचारी भावना के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ भावना की जान लेने आई थी ना, यहाँ आकर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम दोनों की जान जाएगी और तुम्हारी जान कोई और नहीं, मैं ही लूंगा। बर्गर के घर की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जादुई बर्गर का घर उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करता और वही चाकू जो वो लेकर आए थे उसी से उनकी हत्या कर देता है और उन्हें जलाकर भस्म कर देता है। फिर अचानक से भावना की आँख खुलती है। भावना बर्गर के घर से कहती है, बर्गर घर, अभी यहाँ कुछ हुआ था क्या? नहीं भावना, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बस तुम्हारे कुछ दुश्मन आए थे, मैंने उनको मजा चखा दिया। बर्गर के घर की बात सुनकर भावना चैन की नींद सो जाती है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है और भावना अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है और साथ ही अपने साथ साथ गांव वालों की भी मदद करती है और पूरे गांव की चहेती बन जाती है।